हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर के अंदर बहुत जबरदस्त प्रॉपर्टी पढ़ाने वाला हूं जिसका नाम है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे पहले देख लेते हैं फटाफट। देखिए सबसे पहला इसके अंदर हमें पढ़ना है हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर। ईथर को जब हम एसिडिफाइड वाटर के अंदर डालेंगे तो क्या बनेगा, सबसे पहले ये देखेंगे। दूसरा, रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन के अंदर इसके क्वेश्चन आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, सबसे ज्यादा सबसे इंपॉर्टेंट, रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड ईथर के साथ। क्लियर। फिर आता है आपका थर्ड, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर पहला हैलोजिनेशन, दूसरा नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फिर है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फिर है आपका लास्ट में फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। तो जल्दी स्टार्ट करते हैं। पहला, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर। हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर, ये है आपका हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर। जब हम ईथर को रिएक्ट करते हैं एसिडिफाइड वाटर के प्रेजेंस में तो आपका बनता है अल्कोहल। कितने? 2 मोल अल्कोहल बन जाते हैं। कैसे, देखिए पहले लिख लेते हैं ROR, ये आपका ईथर है एक ईथर। जब आप इसको एसिडिफाइड वाटर मतलब H2O H प्लस के, ये आपको पता है ये कैटलिस्ट होता है, ये इसको आयनाइज करता है और ये जाके इस पे रिएक्ट करेगा। क्लियर। एसिडिफाइड वाटर का ये जो H प्लस है ये बिहेव करता है एज ए कैटलिस्ट, रिएक्ट नहीं करेगा, वो भड़काता है किसको, ये भड़काएगा H2O को, और H2O जाके इस पे अटैक करेगा और क्या बना देगा, अल्कोहल प्लस अल्कोहल, मतलब कितने 2 मोल्स ऑफ अल्कोहल बना देगा, 2 मोल्स ऑफ अल्कोहल। और किस तरीके से, देखिए सपोज मैं लेता हूं पहले मिथॉक्सी मीथेन, दिस इज मिथॉक्सी मीथेन, मिथॉक्सी मीथेन। दूसरा भी लेता हूं जी, ये सपोज ले लिया मैंने इथॉक्सी इथेन, दिस इज व्हाट, इथॉक्सी इथेन। स्ट्रक्चर इसका स्ट्रक्चर हो जाता है CH3O CH3, इसका स्ट्रक्चर हो जाता है CH3 CH2 O CH2, और ये हो गया जी CH3। इसके अंदर हमें डालना है दोनों के अंदर H2O H प्लस के साथ, H2O H प्लस के साथ। जैसा कि आपको पता है कि जो H2O होता है, H2O, इसके अंदर 2 चीज होते हैं, H प्लस और OH नेगेटिव। एक होता है H प्लस, दूसरा होता है OH नेगेटिव। एक H प्लस, दूसरा OH नेगेटिव। क्लियर। अब इसके अंदर आप देख रहे हैं ये ईथर है, इसके अंदर 2 तरीके के CO बॉन्ड है, 2 तरीके के CO बॉन्ड है। एक CO बॉन्ड ये है, एक CO बॉन्ड ये है। इसके अंदर आप कोई सा भी CO बॉन्ड तोड़ सकते हैं। सपोज मैं बोलता हूं ये वाला तोड़ दूं या फिर ये वाला, आप तोड़ेंगे आंसर एक ही आएगा। मैं ये वाला तोड़ता हूं सपोज, ये वाला, तो इलेक्ट्रॉन इधर आ गए क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी, तो इस बात पे आ जाएगा कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। क्लियर। ये जो है इसके अंदर पानी के अंदर आपको पता ही है क्या होता है, H प्लस और OH नेगेटिव होता है। तो इसका जो H प्लस है जाके किस पे अटैक करेगा, इस पे, तो ये बन जाएगा आपका CH3OH, CH3OH। अब इसका H प्लस तो अटैक करेगा किस पे, इस पे। अब इसका OH जो है वो अटैक करेगा, OH नेगेटिव है, नेगेटिव किस पे करेगा, पॉजिटिव। ये CH3 पॉजिटिव है, इसका OH नेगेटिव, तो ये अटैक कर जाएगा, तो आपका बन जाएगा अल्कोहल। दोनों के दोनों मिथेनॉल है भाई, मिथेनॉल प्लस मिथेनॉल, मिथेनॉल प्लस व्हाट, मिथेनॉल। क्या जी, मिथेनॉल। इसके अंदर ऐसे ही है, एक ये CO बॉन्ड है, एक ये CO बॉन्ड है। इसको आपको पता ही है किस तरीके से होता है, H प्लस और OH नेगेटिव, H प्लस और OH नेगेटिव होता है किसके अंदर, H2O के अंदर। क्या, H2O के अंदर। अब इसका कोई भी बॉन्ड तोड़, सपोज मैंने पहला वाला ये तोड़ दिया था, इस वाले में तोड़ता हूं ये वाला बॉन्ड, अगर बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे, इस पे आ जाएगा नेगेटिव, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव। क्लियर। अब इसका जो H प्लस है वो अटैक करेगा किस पे, इस पे, और ये बन जाएगा CH3 CH2OH, CH3 CH2, और ये हो जाएगा OH। अब इसका जो OH वाला पार्ट है वो किस पे अटैक करेगा, CH2 पे, तो ये फिर से आपका बन जाएगा क्या, CH3 CH2OH अगेन। तो दोनों के दोनों जी इथेनॉल हैं,
दोनों की दोनों, ये भी इथेनॉल है, ये भी इथेनॉल, तो आप कह सकते हैं कि 2 मोल्स ऑफ इथेनॉल बना गया। किसी भी ईथर का जब आप हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या बनाता है? अल्कोहल। क्या बनाता है? अल्कोहल। और ये जो आपके अल्कोहल है ये सिमेट्रिक अल्कोहल है, जिसको आप काटेंगे तो 2 बराबर बराबर हिस्से देगा। क्या देगा? 2 बराबर बराबर हिस्से। अब देखिए नेक्स्ट पे, नेक्स्ट है सबसे इंपॉर्टेंट, यही है सबसे इंपॉर्टेंट, रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड किसके साथ? ईथर के साथ हाइड्रोजन हैलाइड की हम रिएक्शन करेंगे। जैसे आपको पता है कि हाइड्रोजन हैलाइड में, हाइड्रोजन हैलाइड के अंदर H और X से शो करते हैं। H तो आपका हाइड्रोजन हो गया और X हो गया आपका हैलोजन। और आपको पता है हैलोजन जो होते हैं आपके 5 तरीके के होते हैं वैसे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एक लास्ट होता है एसिटिन। एसिटिन बेसिकली रेडियोएक्टिव होता है तो हम उसको यूज नहीं करते। तो देखिए यहां पे पहले टाइप लिख देता हूं और इनकी रिएक्टिविटी हमें पढ़नी है। रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड कि कौन सा वाला भाई ईथर के साथ रिएक्ट करेगा। ईथर क्योंकि बहुत ही कम रिएक्टिव होता है तो उसको रिएक्ट करने के लिए एक बहुत ज्यादा एसिड वाला आपका हैलाइड रिएक्ट करेगा। जो कौन सा होगा देखते हैं। सपोज हमारे पास है पहला HF, दूसरा है HCl, फिर है HBr, फिर है HI, HI। अब इनके अंदर सबके अंदर HS तो है और H का साइज होता है छोटा क्योंकि उसके पास एक ही ऑर्बिट होता है, उसी के अंदर उसका पहला इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। तो हम बना देते हैं चीज। चलिए ये हो गया आपका हाइड्रोजन छोटा छोटा है, क्लियर, छोटा छोटा। अब फ्लोरीन क्लोरीन से छोटा होता है और क्लोरीन ब्रोमीन से छोटा होता है, ब्रोमीन आयोडीन से छोटा होता है। मतलब यह जो हैलोजन है ऊपर से नीचे तक उसका साइज क्या कर रहा है? बढ़ रहा है, उसका साइज बढ़े जा रहा है, उसका साइज बढ़े जा रहा है। तो मैं फ्लोरीन का साइज क्या लेता हूं भाई? ये चलो सपोज थोड़ा सा बड़ा है, कलर चेंज कर लेता हूं। देखिए इसका साइज थोड़ा और बड़ा है, इसका साइज थोड़ा और बड़ा है, इसका साइज थोड़ा और बड़ा है। तो इस सेंटर से इस सेंटर तक की दूरी, इस सेंटर से इस सेंटर तक की दूरी, इस सेंटर से इस सेंटर की, और इस सेंटर से इस सेंटर तक की दूरी, सेंटर से सेंटर तक की दूरी का नाम होता है बॉन्ड लेंथ। तो ऊपर से नीचे तक अगर आप देखेंगे तो बॉन्ड लेंथ क्या कर रहा है जी? इंक्रीज कर रहा है ऊपर से नीचे तक। और आपको पता है कि अगर बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, क्योंकि ये छोटा बॉन्ड लेंथ है, इस बॉन्ड लेंथ को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी एज कंपेयर टू इसको, क्योंकि यहां बॉन्ड लेंथ बड़ी है। बड़ी लकड़ी को तोड़ने के लिए कम एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है एज कंपेयर टू छोटी लकड़ी। तो छोटी लकड़ी इज छोटा बॉन्ड लेंथ, बड़ी लकड़ी इज बड़ा बॉन्ड लेंथ। तो यहां पे आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तो ये बहुत देर में रिएक्ट करेगा, ये जल्दी से टूट जाएगा और जल्दी रिएक्ट करेगा। इसलिए सबसे अच्छा जो एसिड होता है वो होता है HI, क्योंकि ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, सबसे इजीली बहुत ही जल्दी H+ आयन लूज करने की टेंडेंसी रखता है। कौन? हाइड्रोजन आयोडाइड। तो आपने देखा ऊपर से नीचे तक बॉन्ड लेंथ बढ़ा तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, जिसका दूसरा नाम होता है बॉन्ड एंथैल्पी। क्या कर रहा है जी? ऊपर से नीचे तक डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि वो नीचे आपको यहां पे ज्यादा एनर्जी देने की जरूरत ही नहीं है। ये छोटा बड़ा बॉन्ड लेंथ है, थोड़ी सी एनर्जी दो टूट गया और रिएक्टिव है। ठीक है, तो रिएक्टिविटी इंक्रीजेस और ऊपर से नीचे तक एसिडिक कैरेक्टर। एंड ये भी कह सकते हैं कि नीचे वाला जो HI है वो ज्यादा एसिडिक होगा, तो एसिडिक कैरेक्टर भी ऊपर से नीचे तक इंक्रीज कर रहा है। क्यों? क्योंकि नीचे वाला जल्दी H+ छोड़ देगा। ठीक है, तो इन सब के अंदर जब हम ईथर को रिएक्ट कराते हैं, क्यों हमें पता है कि भाई ईथर जो है वो बहुत कम रिएक्टिव होता है, तो ईथर को ऐसे हाइड्रोजन हैलाइड के साथ हम रिएक्ट कराते हैं जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। तो किसके साथ कराते हैं जी? HI के साथ। मोस्टली ऐसा नहीं है कि HBr के साथ रिएक्ट नहीं करता, HBr के साथ बहुत धीरे रिएक्ट करता है, लेकिन HI के साथ वो बहुत फास्टर रिएक्ट करता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। क्लियर? तो इसके अंदर आपको पता है कि अगर ईथर के साथ मैं रिएक्ट कराऊंगा तो वो होगा HI और H पे होगा पॉजिटिव, I पे होगा नेगेटिव। क्लियर? इस तरीके से आयनाइज होता है ये। और देखते हैं आप रिएक्शंस की। देखिए सबसे पहले देखिए रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड के अंदर, रिएक्शन ऑफ, ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, नीट में जनरली पूछा जाता है। देखिए when excess of diethyl ether मतलब CH3 CH2O CH2 CH3,
ये किस मात्रा में है, ये एक्सेस है, ये ज्यादा अमाउंट में लिया गया है। रिएक्ट्स इन द प्रेजेंस ऑफ HI प्लस HI, और आपको पता है ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। प्रोड्यूसेस, क्या प्रोड्यूस करता है भाई, इथेनॉल एंड इथाइल आयोडाइड, इथेनॉल एंड इथाइल आयोडाइड। क्योंकि ये सिमेट्रिक है, इसमें से कोई सा भी आप तोड़ सकते हैं। सपोज मैंने ले लिया ये वाला बॉन्ड तोड़ दिया, ये भी तोड़ सकते हैं, ये भी तोड़ सकते हैं। सपोज ये वाला तोड़ दिया तो यहाँ पे हो जाएगा नेगेटिव, यहाँ क्या हो जाएगा जी, पॉजिटिव। क्लियर। अच्छा, ये जो आपका पॉजिटिव है ये अटैक करेगा किस पे, इस नेगेटिव पे, और ये जो पॉजिटिव है वो अटैक करेगा किस पे, इस वाले पे, किस पे, इस पे। तो कंपाउंड बन जाएगा, O के साथ लग जाएगा H, CH3 CH2, O के साथ H लग गया, और प्लस CH3 CH2, और ये बन गया I। तो यही बोला गया है, एक इथेनॉल बन गया और दूसरा इथाइल आयोडाइड। दिस इज इथेनॉल, दिस इज इथेनॉल। जब आप एल्काइल हैलाइड सॉरी किसी भी ईथर की रिएक्शन कराते हैं HI के साथ, और उस टाइम पे वो ईथर एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है, तो आपका इथेनॉल एक अल्कोहल बनता है और दूसरा क्या बनता है आपका एल्काइल हैलाइड, जो कि यहां बना है क्या, इथाइल आयोडाइड। क्या बना है जी, इथाइल आयोडाइड, इथाइल आयोडाइड ये बना है। फिर दूसरा, अभी तो हमने क्या करा, पहले इसको एक्सेस में लिया, अब क्या करते हैं, इसको कम अमाउंट में लेते हैं और इसको एक्सेस में लेते हैं। तब देखिए रिएक्शन कैसे होती है, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। व्हेन डाइथाइल ईथर, मतलब यही CH3 CH2 O CH2 CH3, इसको जब हमने रिएक्ट कराया किसके साथ, HI के साथ, लेकिन इस टाइम पे जो एक्सेस अमाउंट में पाया गया है वो कौन है, ये लिया है हमने किसमें, एक्सेस में। किसमें, एक्सेस में। एक्सेस मतलब इसको कह सकते हैं 2 मोल्स है। कितने मोल है, 2 मोल्स। HI को हम एक्सेस में लेते हैं तो जनरली उसको हम 2 मोल्स की कैटेगरी में बोलते हैं कि भाई ये 2 मोल है। क्लियर, ठीक। तब क्या फॉर्म होता है, अब देखिए थोड़ा ध्यान से, यहां पे आपके पास 2 CH3 हैं, एक ये CH3 एक ये CH3, ठीक है। अच्छा, मैं कहता हूं कि भाई एक बार ना इसका एक आई, सपोज यहां पे इसने आ गया, इसकी वजह से यहां पे पार्शियल पॉजिटिव और इसकी वजह से यहां पे पार्शियल पॉजिटिव, तो इन दोनों की वजह से यहां पे 2 पार्शियल नेगेटिव हो गए। क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड है तो पूरा का पूरा टूटेगा नहीं, आयनिक बॉन्ड होता था पूरा का पूरा टूट जाता, और यहां पे पॉजिटिव और यहां पे 2 नेगेटिव आते। क्लियर, ठीक। यहां पे भी ऐसे ही है, ये हो जाएगा पार्शियल पॉजिटिव, ये हो जाएगा पार्शियल नेगेटिव। क्लियर। और यहां पे कितने भाई आई है, 2 आई है, एक आई लग जाएगा यहां पे, एक आई लग जाएगा यहां पे। क्लियर। और यहां पे दो H हैं, वो अटैक करें किस पे, O पे। तो कितने पहले बताइए, 2 H है और O के साथ रिएक्ट करे, क्या बना दिया उन्होंने, वाटर। 2 मोल्स ऑफ वाटर, सॉरी 1 मोल्स ऑफ वाटर, 1 मोल पानी का बना दिया, 1 मोल पानी का, 1 मोल पानी का। अब देखिए 2 आई है, एक आई अटैक करेगा इस जगह पे, एक आई अटैक करेगा उस जगह पे, तो आपके 2 यहां पे CH3 CH2 आई बना देगा। यहां पे हम 2 मोल्स भी कह सकते थे, लेकिन मैं सेपरेट लिख देता हूं इसको, एक ये बना दिया, एक ये बना दिया। तो जब आप हाइड्रोजन आयोडाइड की क्वांटिटी ज्यादा लेंगे तो 2 मोल आपके क्या बनाएगा, आयोडाइड व एल्काइल आयोडाइड बनाएगा, और 1 मोल आपका पानी बन के निकाल देगा। 2H ये ऑक्सीजन मिलके बन गया वाटर, और यहां पे एक आई इसके साथ लग गया, एक आई उसके साथ, तो 2 क्या बना दिए, एक ये ये देखिए क्या लिखा हुआ है, व्हेन डाइथाइल ईथर रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ HI, यहां पे एक्सेस ऑफ HI लिया गया है, प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ इथेनॉल विद वाटर, 2 मोल्स ऑफ इथेनॉल विद वाटर, 2 मोल्स ऑफ इथेनॉल विद वाटर। इसको आगे हम रिएक्ट करा देंगे H2O के साथ, तो I निकल जाएगा, और यहां पे क्या बन जाएंगे, ये क्या बन जाएंगे जी, ये अल्कोहल, जो इथेनॉल होंगे, क्या होंगे, इथेनॉल। क्लियर। और वाटर तो आपका निकल ही गया है। क्लियर। तो ये सारे के सारे जो आपका है ना, ये I है, ये CH3 CH2 OH के अंदर कन्वर्ट होगा, और ये भी CH3 CH2 OH के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा जी। क्लियर। तो जब आप HI को एक्सेस अमाउंट में लेंगे तो 2 मोल आपके क्या बनेंगे, अल्कोहल, और 1 मोल बन जाएगा आपका पानी का। तो इस तरीके से आपका फॉर्म होगा। क्लियर। दोनों के अंदर याद रखिएगा वाटर डालना है। एक्वस एसिडिफाइड, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपने पढ़ी ही होगी। अच्छा, अब देखिए इसी रिएक्शन के अंदर, रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड के अंदर ही, जब किसी भी ईथर के अंदर HI, या फिर जो हम यूज कर रहे हैं जनरली वो हम HI यूज करेंगे, क्योंकि हमने पढ़ाई भाई जो HI है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, बहुत ज्यादा ही रिएक्टिव होता है। क्या होता है, बहुत ज्यादा ही रिएक्टिव होता है। देखिए
किस कंडीशन में आप किस तरीके से यूज करेंगे। ईथर की कैटेगरीज देखिए, फॉर प्राइमरी, इन तीनों स्टेटमेंट्स को बहुत याद रखिएगा, क्योंकि COC जो बॉन्ड होगा ईथर का, COC बॉन्ड होगा, वो आप कभी भी कहीं भी नहीं तोड़ सकते। अलग अलग कैटेगरी के ईथर होते हैं, किस कैटेगरी में किस तरीके से आपको क्लीवेज करनी है वो यहां आपको बताया जाएगा। पहला, फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी कार्बोकेटाइन फॉलोज स्टेरिक हिंड्रेंस SN2 मैकेनिज्म। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपके पास है CH3O CH2 CH3 ये है, और दूसरा है सपोज CH3 CH2O CH3। क्लियर। यहां पे देखिए इन दोनों में आपके पास, इन दोनों में ध्यान देखिएगा, इन दोनों के अंदर ये CO बॉन्ड है, एक ये CO बॉन्ड, मतलब COC। देखिए इसके अंदर भी COC, आपको कौन सा तोड़ना है वो देखना है ध्यान से। क्लियर। तो पहले देखिए, अगर आप बात करें कि ऐसे ईथर जिसके अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनता है, तो उसके अंदर आपको फॉलो करना पड़ता है स्टेरिक हिंड्रेंस का। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो ये वाला बॉन्ड तोड़िए तो ये हो गया पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो यहां पे जो बन रहा है ये 1 डिग्री बन रहा है। क्या बन रहा है? 1 डिग्री। और ये वाला तोड़ेंगे तो ये बन जाएगा मिथाइल कार्बोकेटाइन। कौन सा? मिथाइल कार्बोकेटाइन। तो टूटेगा कौन सा? टूटेगा ऐसा वाला जिसके पास स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा। किसके पास? ये वाला टूटेगा कि ये वाला टूटेगा? ये वाला टूटेगा, क्योंकि इसके पीछे अटैक करना आसान है, क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस दिख रहा है, इस पे अटैक करने के लिए पहले इसको इसकी लास्ट पे गुजर के जाना पड़ेगा। यहाँ पे तो कोई है ही नहीं, ये अकेला निहत्ता साइड से अटैक करेगा और इस पर अटैक कर जाएगा। तो अगर आपके पास ऐसी कंडीशन आती है जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल है, तो उसमें आप क्या चूज करते हैं? स्टेरिक हिंड्रेंस। और वो रिएक्शन कौन सी होती है जी? स्टेरिक हिंड्रेंस हमेशा SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म की फॉलो करती है। SN2 रिएक्शन, इसके अंदर देखिए सपोज ये है आपके पास COC बॉन्ड है, COC। सपोज ये वाला टूट गया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये कौन सा डिग्री हुआ? जिस कार्बन पे पॉजिटिव है वो दो साइड से कार्बन से गिरे हैं, तो ये 2 डिग्री हो गया। और ये वाला हो गया आपका 1 डिग्री हो गया। सपोज अगर ये वाला टूटता तो ये पॉजिटिव हो गया, 1 डिग्री होता जी। कौन सा होता? 1 डिग्री। ठीक है, तो अटैक करना इस साइड से आसान है कि इस साइड से आसान है? इस साइड से ये फास्टर रिएक्ट कर जाए, क्योंकि इस साइड से स्टेरिक हिंड्रेंस इस साइड से कम है। यहाँ पे ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है, यहाँ पे कम स्टेरिक हिंड्रेंस है। तो अगर प्राइमरी और सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनते हैं तो उस कंडीशन में आपको जो फॉलो करना है वो स्टेरिक हिंड्रेंस फॉलो करना है, स्टेरिक हिंड्रेंस देखना है, और वो जो रिएक्शन मैकेनिज्म होगी वो SN2 होगी। कौन सी? SN2। फिर अगर हम बात करें टर्शरी की, बात करें हम किसकी? टर्शरी की। तो देखिए, फॉर टर्शरी अल्कोहल फॉलो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। आपको पता है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी में सबसे ज्यादा होता है वो टर्शरी होता है, उससे नीचे सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर तो आपको पता है ये मिथाइल कार्बोकेटाइन होता है, जिसको हम 0 डिग्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 0 डिग्री। और ये फॉलो करेगा आपका कौन सा? SN1। जहां पे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन आता है वहां पे आपको फॉलो करना पड़ता है टर्म SN1। कौन सा? SN1। देखिए एग्जांपल के तौर पे, सपोज ये है CH3O CH3 अब इसके अंदर सपोज मुझे क्या करना है? तोड़ना है बॉन्ड। 2 CO बॉन्ड तो है दिख रहे हैं, एक COC। क्लियर। इसके अंदर कौन सा टूटेगा? इसके अंदर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। जहां पे टर्शरी बन गया भाई SN1, जहां पे प्राइमरी सेकेंडरी बना या फिर मिथाइल सेकेंडरी बना वहां पे SN2, क्योंकि वहां पे क्या फैक्टर लेंगे हम? स्टेरिक हिंड्रेंस। यहां देखिए, इसको फॉलो करेंगे तो ये आपका मिथाइल हो गया, लेकिन इसको तोड़ेंगे तो यहां पे आपका बन जाएगा टर्शरी। कौन सा? टर्शरी। कौन सा? टर्शरी। और टर्शरी जो है टर्शरी C+, टर्शरी कार्बोकेटाइन मोस्ट स्टेबल होता है भाई। क्या होता है? मोस्ट स्टेबल। तो इन केसेस में कौन सा टूटेगा? ये वाला। इस केसेस में कौन सा टूटेगा भाई? ये वाला, जहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो। इस केस में कौन सा टूटेगा? ये वाला। क्लियर। क्योंकि इस साइड में स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, इस साइड में स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। SN2 आपका देखता है स्टेरिक हिंड्रेंस, SN1 देखता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। और कार्बोकेटाइन को आपको देखना है टर्शरी वाले में, जहां मोस्ट स्टेबल होगा। क्या होगा? मोस्ट स्टेबल। लास्ट में एक और पंगा है इसके अंदर, फॉर फिनॉक्साइड आयन। जहां पे भी फिनॉक्साइड आयन, जैसे सपोज करते हैं हम, हमारे पास है एनिसोल, ये इसका बता रहे हैं, इसका ये
अगर मैं सपोज करूं कि भाई ये वाला बॉन्ड तोड़ दूं मैं, ये वाला, तो यहां पे नेगेटिव आ जाएगा, यहां पॉजिटिव आ जाएगा। ये नेगेटिव जो होता है ये रेजोनेंस में अंदर जाएगा और यहां वाले कार्बन पे और इसके ऑक्सीजन के बीच में यहां पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ले आएगा। क्या लाएगा? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। और पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर से आप क्या लगता है कि ये C और ये वाला बॉन्ड C और O, ये वाला बॉन्ड टूटेगा? नहीं टूटेगा। तो बॉन्ड कौन सा टूटेगा ऐसे केसेस में? जो एनिसॉल होगा वो टूटेगा C और एलिफेटिक वाला, O और एलिफेटिक। O और एरोमेटिक वाला टूट ही नहीं सकता क्योंकि इसके बीच में क्या होगा? रेजोनेंस। क्या होगा? रेजोनेंस। क्या होगा? रेजोनेंस। क्लियर? तो ऐसे ही क्वेश्चन को हम इस्तेमाल करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, फॉर फिनॉक्साइड आयन फॉलोज पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस। जहां पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा ऑब्वियस है उस बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है, ऑब्वियस है कि उस बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है। अब इसके क्वेश्चंस करते हैं। देखिए for primary and secondary carbocation follows steric hindrance SN2 mechanism। क्लियर? सबसे पहला एग्जांपल है CH3, ये मिथॉक्सी इथेन है, ये हो गया। इस पर अटैक कराना है मुझे HI। ध्यान से देखिएगा रिएक्शन को, HI ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव। क्लियर? अब इसके अंदर ये वाला बॉन्ड टूटेगा कि ये वाला? आपको दिख रहा है कि यहां पे अगर ये तोड़ेंगे तो ये प्राइमरी बनेगा, ये तोड़ेंगे तो मिथाइल बनेगा। यहां तोड़िए इस बॉन्ड को तो यहां नेगेटिव, यहां पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव जो होगा ये कार्बोकेटाइन बनाएगा कौन सा? प्राइमरी, और ये कौन सा बनाएगा? मिथाइल। तो इसके अंदर हमें देखना है टर्शियरी तो आन रहा, तो यहां पे हमें फॉलो करना है कौन सा? SN2 स्टेरिक हिंड्रेंस। क्या देखना है जी? स्टेरिक हिंड्रेंस। सपोज मैंने ये वाला बॉन्ड तोड़ दिया, कौन सा? ये वाला। यहां हो गया नेगेटिव, यहां हो गया पॉजिटिव। अब मुझे बताइए कि जो I है वो इजीली इस पर अटैक कर जाएगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की टर्म में जो I है वो इजीली, अगर मैं ये वाला बॉन्ड तोड़ता तो क्या इस पे इजीली I अटैक कर सकता? नहीं, क्योंकि बीच में ये आ रहा है। क्लियर? अब जो OH+ है वो तो इजीली उस पर अटैक कर जाएगा, तो क्या बन जाएगा? CH3 CH2OH, ये इस पर अटैक कर जाएगा इजीली, और ये किस पर अटैक करेगा? उस पर, तो ये बन जाएगा CH3 के साथ I। क्लियर? ऐसे बॉन्ड बन गए। इसके अंदर देखिए सपोज ये कंपाउंड है आपके पास 2-मिथॉक्सीप्रोपेन। 2-मिथॉक्सीप्रोपेन इज CH3O, दिस इज CH3। क्लियर? ठीक। इस पे है H आपका, इसमें रिएक्शन कराते हैं क्या? HI की अगेन, तो ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव। अब देखिए सपोज मैं ये वाला बॉन्ड तोड़ता हूं, ये वाला, तो इसमें पॉजिटिव आ जाएगा। इस कार्बन पे पॉजिटिव का मतलब है कि ये सेकेंडरी है, क्योंकि इस कार्बन पे अगर पॉजिटिव है तो ये दो साइड से, इस साइड से और इस साइड से कार्बन से घिरा हुआ है। किससे? इस साइड से और इस साइड से, तो सेकेंडरी हो गया। अगर मैं यहाँ पे I अटैक करने ले आऊं तो क्या इस पे, इस वाला अगर यहाँ पॉजिटिव होगा तो इस पर अटैक कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके पास दो हिंड्रेंस है, एक ये है और एक हिंड्रेंस है। अगर मैं ये वाली, अगर ये वाला बॉन्ड तोड़ दूं तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, और ये नेगेटिव इजीली उस पॉजिटिव पे, ये वाला बॉन्ड तोड़ने पे ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये I जाके उस पे अटैक कर जाएगा इजीली। रीजन? क्योंकि इसके पास स्टेरिक हिंड्रेंस ही नहीं है, इसके पास स्टेरिक हिंड्रेंस ही नहीं है। तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा जी? ये वाला बॉन्ड टूटेगा, यहां होगा नेगेटिव, यहां आएगा पॉजिटिव, तो ये जो I है वो अटैक करेगा इस पे, ये इस पे अटैक करेगा। क्लियर? तो ये बन जाएगा आपका CH3 के साथ I, CH3 के साथ I प्लस ये बन जाएगा CH3, यहां पे O है और O पे क्या लग जाएगा? H। क्लियर? तो ये आपका इसके अंदर कंपाउंड बन जाएगा। क्लियर? ये कंपाउंड है, देखिए इथॉक्सी इथेन CH3 CH2O CH2 CH3, इस पर अटैक कराना है हमें क्या? H और I, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। अब बताइए किस पर अटैक करेगा? क्योंकि भाई सिमेट्रिक है, ये वाला तोड़िए या फिर ये वाला तोड़िए, कहीं से भी हो जाएगा, आंसर एक ही आना है जी इसके अंदर। लेकिन इन केसेस में ऐसा नहीं था, क्योंकि दो, ये और ये दोनों के दोनों अनसिमेट्रिकल ईथर थे। इसमें सपोज मैंने ये तोड़ दिया, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। क्लियर? तो जो H है वो अटैक करेगा इस पे और ये इस पे अटैक करेगा। क्या बना देगा? CH3 CH2OH प्लस CH3 CH2 और I। क्लियर? ये इथेनॉल बन गया, ये इथाइल आयोडाइड बन गया। क्या बन गया? इथाइल आयोडाइड। अब एक देखिए एक और है, ये तो हमने किसके लिए पढ़ लिया? SN2 के लिए। आप SN1 के लिए देखिए, ये है SN1 के लिए, SN1 के लिए है। किसके लिए? SN1 के लिए।
और SN1 में आपको पता ही है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन को हम फॉलो करते हैं। एक ही इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, नाम है 2-मिथॉक्सी 2-मिथाइल प्रोपेन। इसका दूसरा नाम है क्या? मिथॉक्सी टी ब्यूटाइल ईथर, मतलब मिथॉक्सी टर्शरी ब्यूटाइल ईथर। स्ट्रक्चर इसका कुछ दिखता है इस तरीके से, CH3O CH3 और ये हो गया CH3। इसमें अटैक करिए फटाफट, H और I पे हो गया नेगेटिव, H पे हो गया पॉजिटिव। अगर मैं ये वाला बॉन्ड तोड़ूं तो यहाँ पे पॉजिटिव होता, यहाँ नेगेटिव होता, लेकिन अगर ये वाला तोड़ूं ये वाला बॉन्ड में तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव। और ये कौन सा कार्बोकेटाइन बनेगा? टर्शरी कार्बोकेटाइन, क्योंकि इस कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये कार्बन और ये कार्बन तीन साइड से घिरा हुआ है, और जो कि टर्शरी कार्बोकेटाइन मोस्ट स्टेबल है। तो कौन सा टूटेगा भाई? SN1 रिएक्शन चल रही है, SN1 ये टूटेगा। कौन सा? ये वाला। क्लियर? तो वो वाला नहीं टूटेगा, ये वाला नहीं टूटेगा। क्लियर? तो ये वाला टूटा तो यहां पॉजिटिव हो गया, यहां हो गया नेगेटिव। क्लियर? अब जो H है वो अटैक करेगा इस पे, और I अटैक करेगा कहां पे? इस पे। क्योंकि अब यहां पे अगर टर्शरी बन रहा है तो हम स्टेरिक हिंड्रेंस ना देख के क्या देखते हैं? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। जितना स्टेबल कंपाउंड होगा उतना ही वो अच्छा फॉर्म होगा, ज्यादा क्वांटिटी में फॉर्म होगा। तो ये बना देगा आपका CH3OH प्लस CH3CICH3, और ये बन गया CH3। एक ये बन गया, एक ये बन गया। क्लियर? तो दो कंडीशन हो गई, प्राइमरी सेकेंडरी के लिए पढ़ लिया आपने, जहां पे हम फॉलो करेंगे SN2 मैकेनिज्म, स्टेरिक हिंड्रेंस को ओबे करेंगे वहां पे। फिर टर्शरी अल्कोहल, टर्शरी की कंडीशन में हम फॉलो करते हैं SN1, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन को ओबे करते हैं। लास्ट बचा आपका फिनॉक्साइड। देखिए बहुत इजी है फिनॉक्साइड, एनिसोल का एग्जांपल होगा इसके अंदर। For phenoxide ion follows partial double bond character due to resonance। एग्जाम्पल है उसका एनिसोल कह सकते हैं, या फिर उसको मिथॉक्सीबेंजीन। ये हो गया आपका, ध्यान दीजिए, इसमें हम लेते हैं HI, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। अब देखिए ये C और ये O, इसके बीच में तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर तो टूटेगा नहीं ऑब्वियस है। कौन सा टूटेगा? ये वाला। तो यहां पे हो जाएगा आपका पॉजिटिव, यहां हो जाएगा नेगेटिव, ये वाला बॉन्ड टूट गया, H जाके लग जाएगा O पे, तो ये बन जाएगा फिनॉल। और जो I है वो CH3 के साथ, तो ये बन गया आपका CH3I, दिस इज फिनॉल। ये बन गया आपका फिनॉल, ये बन गया आपका 1-आइडो-मीथेन, ये तो IUPAC हो गया, 1-आइडो-मीथेन, ये IUPAC हो गया। कॉमन नेम में आ जाएगा ये क्या? मिथाइल आयोडाइड, मिथाइल आयोडाइड। क्लियर? तो ये पूरी की पूरी आपकी रिएक्शन ऑफ HI विद ईथर था। तो इजिली आपने इसको देख लिया। क्लियर? ठीक, अब ये खत्म हो गया। अब इसको यहीं पे बहुत ध्यान से इसके क्वेश्चंस को एनसीईआरटी के जितने भी होंगे कर लीजिएगा। क्लियर? ये है आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एनिसोल। एनिसोल भी क्लोरोबेंजीन जैसे और फिनॉल जैसे रिएक्ट करता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे। ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आपका इलेक्ट्रोफाइल जनरेट लगता है, मतलब लगता है। क्लियर? अच्छा, उसके बाद जब ऑर्थो और पैरा पे अलग अलग कंपाउंड बन जाते हैं तो जो सिमेट्रिक होता है पैरा वाला वो स्टेबल होता है क्योंकि वो सिमेट्रिक है। क्लियर? तो इस तरीके से हम इसके अंदर करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एनिसोल। सबसे पहले एनिसोल का हम बना लेते हैं क्या? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। आपको दिख जाएगा कि नेगेटिव चार्ज डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी आपकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ज्यादा है, जहां पे आपके ये सारे के सारे जो इलेक्ट्रोफाइल है वो अटैक करेंगे। कौन कौन से हैं जी? देखिए, एक हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट, एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट, एसाइलेशन। इसके अंदर जो निकलता है वो होता है आपका Cl पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल। इसके अंदर आपका NO2 पॉजिटिव होता है ये इलेक्ट्रोफाइल। इसके अंदर SO3H होता है, SO3H। इसके अंदर आपका CH3 पॉजिटिव हो सकता है, CH3, CH2 पॉजिटिव हो सकता है, और ETC मतलब कार्बन की चेन को आप बढ़ा सकते हैं, ETC कार्बन की चेन को बढ़ा सकते हैं इसके अंदर CH3, C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव, CH3, CH2,
C डबल बॉन्ड हो पॉजिटिव, इसमें भी कार्बन की चेन बढ़ा सकते हैं। और ये जो कार्बन की चेन है ये वाली, इसको आप बेंजीन में भी डाल सकते हैं, मतलब ये डाल सकते हैं ये तो, और ETC भी और भी सारे डाल सकते हैं आप। क्लियर? तो इस तरीके से आपके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होंगे जो अटैक करेंगे किस पे? एनिसोल पे। किस पे जी? एनिसोल पे। तो सबसे पहले यहां पे बना लेते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ एनिसोल। रेजोनेटिंग ऑफ एनिसोल, ऑफ एनिसोल। एनिसोल आपको पता ही है बेंजीन के ऊपर, बेंजीन के ऊपर क्या होता है जी? बेंजीन के ऊपर OCH3 इज, बेंजीन के ऊपर OCH3 इज एनिसोल। जैसे OCH3 ये है बेंजीन के ऊपर, ये है एनिसोल। क्या है जी? ये एनिसोल है, ये एनिसोल। यहाँ पे डबल बॉन्ड होंगे हर ऑल्टरनेट में। ऑक्सीजन यहाँ पे दो बॉन्ड बना रहा, मतलब इसके पास दो लोन पेयर होंगे। ये पहला लोन पेयर हो गया, दूसरा लोन पेयर। क्लियर? अच्छा, ये जो पहला लोन पेयर है वो यहाँ डोनेट होगा बॉन्ड बनाने के लिए इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में। मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ लेके आ रहा है, मतलब इस जगह पे क्या होना चाहिए? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कब आएगा? जब ये डबल बॉन्ड टूट के यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर? तो ये लोन पेयर इस पॉजिटिव चार्ज से बॉन्ड बना देगा और यहाँ पे क्या कर देगा? एक पॉजिटिव चार्ज को क्रिएट कर देगा। और नेगेटिव चार्ज कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे। तो आपको दिखेगा कुछ ऐसा, OCH3 सॉरी, ये, और यहां पे हो गया नेगेटिव, इधर हो गया पॉजिटिव, और एक लोन पेयर उसका उड़ के यहां आ गया नीचे, और यहां पे आपका हो गया अब डबल बॉन्ड। क्लियर? और यहां पे डबल बॉन्ड तो है ही। अब इधर नेगेटिव है तो इधर क्या आना चाहिए? पॉजिटिव। इधर पॉजिटिव कब आएगा? जब यहां पे होगा नेगेटिव। क्लियर? तो इस तरीके से घूमता जाएगा दोबारा। एक लोन पेयर, ये CH3 हो गया जी, यहाँ पे पॉजिटिव, इसके बीच में डबल बॉन्ड हो गया, और यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, तो यहाँ बॉन्ड बन चुका है, और यहाँ क्या आ गया? नेगेटिव, और यहाँ पे तो डबल बॉन्ड है ही। अब कलर चेंज कर लेता हूं। देखिए यहाँ नेगेटिव है तो इसका मतलब पॉजिटिव कहाँ होना चाहिए? इस जगह पे। यहाँ नेगेटिव तो यहाँ पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? यहाँ पे। तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव क्या बना देगा? डबल बॉन्ड। क्या बना देगा जी? डबल बॉन्ड। ऐसे ही रह गया, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, और यहाँ क्या हो गया? नेगेटिव चार्ज डेंसिटी। अब दोबारा क्या होगा कि यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है और डबल बॉन्ड है। तो जो ऑक्सीजन है वो डबल बॉन्ड मतलब पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड में खींच लेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा दोबारा नेगेटिव चार्ज जाएगा, तो पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करके दूसरा लोन पेयर दोबारा जनरेट हो जाएगा, और इस जगह पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, जो पॉजिटिव और नेगेटिव क्या बॉन्ड बना देंगे? आपका डबल बॉन्ड। और ये रेजोनेंस का स्ट्रक्चर सिंबल हो गया। तो ये दोबारा बन जाएगा आपका क्या? यही कंपाउंड जो पहला वाला था, ये वाला। क्लियर? तो आपने देखा कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जो डबल बॉन्ड है वो घूम गया, और आप देख रहे हैं अगर इसको A स्ट्रक्चर, इसको B स्ट्रक्चर, C D एंड इसको E माने, तो B C और D पे, ऑर्थो पे, पैरा पे और फिर ऑर्थो पे आपकी नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। जहां पे क्या अटैक करेंगे? इसका ये, इसका ये, इसका ये, इसके ये सारे, इसके ये सारे, जो कि आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एनिसोल कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर? तो अब स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला है इसमें हैलोजनेशन। ये आपके पास एनिसोल है, इसमें अगर आप रिएक्शन करा दीजिए, इसमें डाल दीजिए Cl2 किसके साथ? इथेनोइक एसिड के साथ, इथेनोइक एसिड के साथ। तो इसमें से जनरेट होगा एक Cl पॉजिटिव, एक Cl नेगेटिव, जो अटैक करेगा कहां पे? एक जगह, एक बार इस पे, एक बार इस पे, एक बार इस पे अटैक करेगा, इसका H लेके निकल जाएगा इसका Cl, और एक बार इसका। क्लियर? तो दो अलग अलग बनेंगे, एक बनेगा ऐसा Cl प्लस OCH3 और इस वाली पोजीशन पे Cl। तो ये हो जाएगा आपका, अगर इसको इसके पोजीशन में देखेंगे तो ये पहला कार्बन हो गया, दूसरा, तो ये हो जाएगा 2 क्लोरो एनिसोल। इसका अगर आप कॉमन नाम लेना चाहें तो ये हो जाएगा ऑर्थो क्लोरो एनिसोल, और इसका हो जाएगा ये, इसके रिस्पेक्ट में फोर्थ पोजीशन है, 1 2 3 4, तो 4 क्लोरो एनिसोल। दिस इज 4 क्लोरो एनिसोल, 4 क्लोरो एनिसोल। क्लियर? अब है आपका नाइट्रेशन। नाइट्रेशन करते हैं एनिसोल पे नाइट्रेशन। रिएजेंट आपको पता ही है,
यहां पे आप डाल दीजिए डाइल्यूट HNO3, या फिर इन दोनों के ऑल्टरनेट होते हैं, कंसंट्रेटेड HNO3 डाल दीजिए प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4, ये डालिए या फिर ये डालिए, निकलेगा उसमें से NO2 ग्रुप जो अटैक करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल। इसमें से क्या निकला भाई? Cl पॉजिटिव। क्लियर? इसका Cl पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल है, इसका क्या होगा? NO2। और कहां कहां लगेंगे? ऑर्थो और पैरा पे। क्यों? क्योंकि ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी क्या है? ज्यादा है, तो एक पॉजिटिव चार्ज ऑब्वियस है कि अटैक करेगा कहां पे? ऑर्थो एंड पैरा पे। मेटा पे तो करेगा नहीं भाई, क्योंकि मेटा पे ऑब्वियस है कि ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव है तो पैरा पे पॉजिटिव होगा, और जो हम अटैक करा रहे हैं वो खुद ही आपका क्या है? ये पॉजिटिव चीज है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन करेंगे तो मेटा पे अटैक ही नहीं करेगा वो। क्लियर? इसका नाम होगा, अगर आप देखेंगे तो 2 नाइट्रो एनिसोल। इसी तरीके से आप सबके नाम कर सकते हैं, ये होगा 4 नाइट्रो एनिसोल। क्लियर? 4 नाइट्रो एनिसोल। ये दो आपकी हो गई हैलोजिनेशन एंड नाइट्रेशन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, देखिए सल्फोनेशन एनिसोल पे। बेंजीन के ऊपर OCH3, सेम बेंजीन के ऊपर OCH3, इसमें जो रिएजेंट डलता है वो 2 मोल्स ऑफ H2SO4, और वो भी कौन सा? कंसंट्रेटेड, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्सेस ज्यादा मात्रा में, कंसंट्रेटेड 2 मोल्स है तो वो ज्यादा मात्रा में ही है, एक्सेस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, एक्सेस ऑफ कॉन्क H2SO4। क्लियर? कंसंट्रेटेड H2SO4। तो आपके कहां कहां लग जाएंगे भाई? इसमें से निकलेगा SO3H का इलेक्ट्रोफाइल, SO3H, और S पे होगा पॉजिटिव चार्ज, तो अटैक कहां से करेगा जी? एक करेगा आपका SO3H ऑर्थो पे, दूसरा करेगा OCH3 कहां पे जी? इस पोजीशन पे। तो आपका ये वाला आपका मेजर बन जा रहा है, जो आपका कौन सा है? जो सिमेट्रिक है, चाहे नाइट्रेशन हो चाहे हैलोजिनेशन, जो सिमेट्रिक है। इसको काटिए बीच से, इसको काटेंगे बीच से तो 2 इक्वल पार्ट मिलते हैं, तो ये आपका मेजर होगा और मोर स्टेबल होगा, मोर स्टेबल, मेजर एंड मोर स्टेबल। ये माइनर बनेगा, जो कम सिमेट्रिक है वो माइनर एंड लेस स्टेबल, और ऑब्वियस है कि भाई जो लेस स्टेबल है वो कम मात्रा में मतलब बनेंगे दोनों, लेकिन ज्यादा मात्रा में क्वांटिटी में बनेगा, मेजर अमाउंट में वो ये बनेगा और माइनर अमाउंट में ये बनेगा। अब है आपकी फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, इसके अंदर CH3Cl डाल दीजिए, एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में। क्लियर? इसमें जनरेट होगा आपका CH3 पॉजिटिव जो इलेक्ट्रोफाइल है। अटैक कहां पे करेगा? एक बार ऑर्थो पे, एक बार पैरा पे, मेटा पे नहीं करेगा भाई। ये हो गया आपका OCH3, एक बार यहां कर दिया, दूसरा OCH3 एक बार कर जाएगा आपका इस जगह पे। मेजर होगा मोर स्टेबल, मेजर एंड मोर स्टेबल, मोर स्टेबल। रीजन आपको पता ही है, रीजन डालेंगे क्योंकि ये सिमेट्रिक है। क्या है जी? ये सिमेट्रिक है, मोर सिमेट्रिक है, मोर सिमेट्रिक। कौन? ये। और ये लेस सिमेट्रिक है, दिख रहा है आपको, इसको काटेंगे तो 2 इक्वल हाफ्स नहीं मिलेंगे, तो ये माइनर प्रोडक्ट बनेगा और लेस स्टेबल, माइनर एंड लेस स्टेबल, माइनर एंड लेस स्टेबल। क्लियर? तो ये आपका पहला हैलोजिनेशन हो गया, दूसरा नाइट्रेशन, थर्ड सल्फोनेशन, फोर्थ फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, लास्ट जो है वो फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन है। और ये फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन होते ही आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर या एनिसोल इलेक्ट्रोफिलिक के साथ खत्म हो जाएगी। क्लियर? तो बढ़ते हैं लास्ट वाली पे। ये है आपका फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। देखिए सपोज कहता हूं मेरे पास ये एनिसोल है, इसके 2 रिएक्शन कराता हूं। देखिए इसमें डाल दिया मैंने सपोज CH3, C डबल बॉन्ड OCl, फिर एनहाइड्रस AlCl3, इसमें CH3, C डबल बॉन्ड ये गलत हो गया, C डबल बॉन्ड OCl और यहां पे बेंजीन, ये बेंजीन डाल दिया, सपोज मैंने बेंजीन डाल दिया।
ठीक है, इसमें भी एनहाइड्रस AlCl3। अच्छा, इन रिएक्शन में फ्रीडल क्राफ्ट की एल्काइलेशन हो या एसाइलेशन, जो एनहाइड्रस AlCl3 है वो काम करता है एज ए आपका कैटलिस्ट। कैसे? कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है। कैसे? कैटलिस्ट की तरह। किसकी तरीके से भाई? कैटलिस्ट। यहां भी ये जो AlCl3 है यूज्ड एज ए व्हाट? कैटलिस्ट। रिएक्शन जो होगी इसके अंदर, इसमें से निकलेगा आपका ये वाला, इसमें निकलेगा ये वाला अटैक करने वाला। क्लियर? ठीक। तो कहां कहां पे लगेंगे आपको पता ही है भली भांति, ऑर्थो एंड पैरा पे, ऑर्थो एंड पैरा पे, ऑर्थो एंड पैरा पे इसमें निकलेगा। और दूसरा बनेगा इसका OCH3। कहां लग गया जी? ये अगर ऑर्थो पे लगा है तो ये पैरा पे, ये मेजर होगा, आप समझ रहे हैं, क्योंकि ये स्टेबल है। काटिए बीच से, 2 इक्वल हाफ्स मिलेंगे। इसको काटिए, अनस्टेबल है क्योंकि ये ज्यादा सिमेट्रिक नहीं है। इसमें क्या अटैक करेगा वो? ऑर्थो, ये वाला पार्ट अटैक करेगा, ये वाला। देखिए OCH3 ठीक है। दूसरा OCH3 ये, तो इसमें ये मेजर है, मेजर, ये मेजर हो गया, और ये क्या हो गया? माइनर। और मेजर वाला हमेशा ज्यादा स्टेबल होता है क्योंकि सिमेट्रिक है। तो ये आपके पूरे के पूरी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर खत्म हो चुकी है। तो कोई भी अगर डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए टेक केयर।